हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा जो जर्नल साइंस का जो टॉपिक है प्रकाश, वो लगभग पूरा हो चुका है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने प्रकाश के जिन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए उनको समझा। प्रकाश की नेचर हमने समझी कि अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रकाश का जो नेचर है वो अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया और अलग अलग सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे न्यूटन का कणीय सिद्धांत है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके साथ हमने प्रकाश के बारे में और क्या बात की चैप्टर के अंतर्गत हमने कि प्रकाश का तरंग धैर्य हमने इंपॉर्टेंट बताया आपको। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश का तरंग धैर्य जो होता है वो 3900 से 7800 अंगस्ट्राम के मध्य होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्रकाश की जो तरंग है, प्रकाश की जो तरंग है वो कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। आज हम उन फैक्ट को थोड़ा रिवाइज करते हुए इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे अपन। तो दूसरी बात कि प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि यहां से प्रश्न बनता है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है वो कहां पर होता है? निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी बात क्या पढ़ रहे थे हम आगे कि प्रकाश जो होता है उसकी ऊर्जा जो निकालने का सूत्र है E बराबर एच न्यू होता है। ये याद रखना आप लोग। H जो होता है वो प्लांक स्थिरांक होता है। इसकी वैल्यू याद रखनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हमें याद रखना है, पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात की हमने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित बात की हमने, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा हमने, वर्ण विक्षेपण पढ़ा हमने। ये सारी बात जो है हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। नेत्र की संरचना बात की हमने, नेत्र की संरचना पढ़ी हमने, नेत्र के जो दोष हैं जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं उनके बारे में चर्चा की हमने। दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा? एक तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष। फिर हमने पढ़ा दृष्टि वैषम्य दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। उसके बाद मोतिया बिंद। इसके बाद हमने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। इन से संबंधित बात हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल से कर चुके हैं। इसके 5-6 क्लासेज जो कंटिन्यू ही है उसे आप जो है अच्छे से देखना। और आज हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से हमारी टीम के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके सामने हम जो है आज
इस प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, साथ के साथ जो है आप इनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सबसे पहले बात करूं मैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग हैं? बताइए आप लोग, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमने पढ़ा है कि प्रकाश की जो तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब आप कहोगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? ये याद होना चाहिए कि जब कंपन जो होते हों वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हों और शंख और गर्त के रूप में तरंग आगे बढ़ती हों, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग है। और साथ में एक बात और याद रखनी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि अपने साथ ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ट्रांसफर करती हैं। प्रकाश की तरंग किस प्रकार की है? एक तो अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी बात, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फेराडे के द्वारा? तो हमें पता है न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कणीय सिद्धांत। न्यूटन का कौन सा सिद्धांत था? कणीय सिद्धांत था। प्लांक का जो था वो क्वांटम सिद्धांत था। और प्रकाश से संबंधित जो हाइगेंस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था तरंग सिद्धांत। कौन सा? तरंग सिद्धांत। और मैक्सवेल का कौन सा सिद्धांत था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। मैक्सवेल का था कौन सा सिद्धांत था? बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। कौन सा था? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था किसका? मैक्सवेल का। और फेराडे ने तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। तो यहां से हमारा आंसर क्या रहेगा? हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो हमें पता है कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कितना होता है यह भी पता होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है, ये प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है वो निर्वात में रहता है। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवण जो होता है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम क्या रहता है? तो प्रकाश की चाल का जो क्रम है वो जल में, फिर उसके बाद कांच में और फिर उसके बाद हीरे के अंतर्गत, इस प्रकार ये इसकी चाल का क्रम रहता है। आपको पता होना चाहिए कि सघन जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम जो होते हैं उनमें प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में, 6 मिनट में, 2 मिनट में और 4 मिनट में? तो सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पास 8 मिनट और 20 सेकंड के अंतर्गत पहुंचता है। और कौन सी विधि के द्वारा पहुंचता है यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो है खोज किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने जस्ट पढ़ाई है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो था वो किसका था? मैक्सवेल का था। किसका था ये? मैक्सवेल का। उसके बाद, प्रकाश का किसी अवरोध या किनारे से टकराकर मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश किसी अवरोध से या किनारे से टकराकर मुड़ता है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विवर्तन कहा जाता है। अगला, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। हम आपको समझा चुके हैं कि प्रकाश जो है कण और तरंग
दोनों के रूप में, एक द्वैत प्रकृति के रूप में चलता है। तो प्रकाश विकिरण की जो तरंग होती हैं वो तरंग के समान भी होती हैं और कण के समान भी होती है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ाई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ जो हीरा होता है वो क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस प्रकार की घटना जो होती हैं वो हमें नजर आती हैं, और एक कटा हुआ जो हीरा होता है वो पूर्णतः चमकता हुआ नजर आता है। उसके बाद आता है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका जो बनती हैं वो किसके कारण बनती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनती हैं। जो रेगिस्तान के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, दूर से जब देखा जाता है तो वहां पर पानी होने का आभास हमें नजर आने लगता है। ऐसा लगता है कि रेगिस्तान के अंतर्गत जो है कहीं दूर पानी हमें नजर आ रहा है। हमें इस प्रकार की मृग मरीचिका जो होती है उस प्रकार का आभास जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? याद है आप लोगों को, जब प्रकाश की किरण जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और आपतन कोण का मान जो है वो जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हम कोण का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण जो होती है वापस उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये सब हमने एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है। दिग्गज एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसमें हमने इसको सारे को विस्तृत रूप से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप जो हैं आइए और दिग्गज एकेडमी पर इस प्रकार के कंटेंट को पढ़ें। इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष हमने पढ़ा था कि इंद्रधनुष जो होता है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनने वाली एक घटना होती है। और इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य की किस दिशा में बनता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। उसके बाद आता है, जब प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है? हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, याद हो तो आपको, कि जब प्रकाश की किरण जो होती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है? तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो होती हैं वो विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंतर्गत जाती है तो आपको पता है कि यह जब विरल से सघन में जाएगी तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इस वजह से ये प्रकाश की किरण जो होती हैं वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है कि जब प्रकाश की किरण जो हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो प्रकाश का वेग कम होने के कारण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो क्या होगा? वो अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किधर से किधर जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए हमने दो कंडीशनों के बारे में बात की थी कि पहली कंडीशन तो क्या है कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब प्रकाश जो होता हो सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंतर्गत प्रवेश करता हो और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, उस समय कौन सी घटना हमें देखने को नजर आएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली बात करें, पानी से भरे किसी बर्तन में कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। चाहे सिक्का रखा हो, चाहे नींबू रखा हुआ हो, चाहे मछली हो, वो सब हमें ऊंची उठी हुई या अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई नजर आती हैं,
क्यों नजर आती हैं, किसके कारण आती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हमें नजर आती हैं। किसके कारण नजर आती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसी घटना हमें नजर आती हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती हैं तो आपने देखा होगा वो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं उसमें। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? इसकी व्याख्या अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा और पारगमन की जो परिघटना है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। जब डिस्क होती है तो सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो इंद्रधनुष के जैसी चमकती हुई हमें नजर आती हैं। उसका रीजन है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई जो मछली होती हैं वो किस कारण से हैं अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं? हमने पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटनाएं हमें नजर आती हैं। चाहे मछली हो, चाहे पानी में रखा हुआ नींबू हो, सिक्का हो, वो सब हमें अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त। वास्तविक सूर्य उदय और आभासी सूर्य जो उदय होता है वो भी हमें किसके कारण नजर आता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन भी है प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है इसका रीजन? प्रकाश का अपवर्तन है। चाहे पानी में डूबी हुई पेंसिल हो, चाहे लकड़ी हो, वो हमें मुड़ी हुई नजर आती हैं। वो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आती हैं। अपवर्तन जो है वो क्या होता है आपको पता है? जब प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है उसके कारण जो घटना घटित होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं हम, 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है। प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को बिना क्षय किए हुए अधिकतम दूरी तक जो है भेज सकते हैं। किसके द्वारा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि एंडोस्कोपी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, उसमें भी किस फाइबर्स का उपयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आता है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आपको पता है आकाश जो होता है वो नीला किस वजह से दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। उसके बाद, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो सबसे पहले देखिए आप लोग, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। यहाँ पर जो है दूर की वस्तु जो होती है वो हमें स्पष्ट नजर आती है, किंतु पास की वस्तु जो होती हैं वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आती हैं। पास की वस्तु जो होती हैं वह अस्पष्ट नजर आती है। ठीक है, अब दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आ रही है, पास की वस्तु जो है अस्पष्ट नजर आ रही है। तो पास की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? हम उत्तल लेंस का उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं, लेकिन अब यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आ रही है हमें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु जो होती हैं वो स्पष्ट नजर आती हैं और दूर की वस्तु जो होती हैं वह अस्पष्ट जो हैं वो नजर आती हैं। दूर की वस्तु जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखती हैं, वो कौन सा दोष कहलाएगा?
निकट दृष्टि दोष। निकट की तो दिखेगी इसमें, लेकिन दूर की अस्पष्ट नजर आएगी, और दूर तक देखने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि जो होती है, सॉरी दृष्टि दोष, दृष्टि दोष की बात कर रहा है मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हैं। नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो यहां पर जो होगा यही आंसर रहने वाला है कि मायोपिया जो होता है उसके अंतर्गत, मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा है, निकट दृष्टि दोष का उपचार कौन सा लेंस उपयोग में ले सकते हैं हम? तो निकट दृष्टि दोष में हमें पता है निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो दूर तक देखने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ नजर आती है, लेकिन निकट की जो वस्तु होती है वो साफ नजर नहीं आएगी। तो निकट में देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिकेंद्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु जो होगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। याद रखना आप लोग। और निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? बताइए आप फटाफट कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं। प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती हैं। अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण जो होते हों वो 60 डिग्री के कोण पर झुके होते हों, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 करके हम प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। थीटा का जो मान दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो 360 अपॉन 60 रख के 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 से 36 कितने बार कट गई? 6 बार। तो ये जो 6 आया है वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इस वजह से हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5 आ जाएगी। यही अगर प्रतिबिंब का मान जो है विषम संख्या होता तो हम यहाँ से 1 माइनस नहीं करते। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो? 40 डिग्री हो, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा का वैल्यू हम 40 रखेंगे तो कितना आएगा? 9। आंसर कितने प्रतिबिंब आएंगे? 9। लेकिन 9 जो है वो विषम संख्या है, इस वजह से हम इसमें से 1 नहीं घटाएंगे। यहाँ पर 6 आ रहा था तो 6 सम संख्या है, उसमें से 1 घटा देंगे तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। लेकिन विषम हो, विषम में चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस प्रकार अगर प्रतिबिंब बनते हैं तो उसमें से 1 हम नहीं घटाएंगे। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? याद है आप लोगों को, बैंगनी जो रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
फटाफट बताइए फटाफट। ठीक है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये हमने बता दिया बैंगनी रंग का। आप बताएंगे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही हम लेंस की शक्ति कहते हैं। P बराबर 1/f जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। P बराबर 1/f जो होता है, ले फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे लेंस की शक्ति कहते हैं। और लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है, और P बराबर अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 100/f सेंटीमीटर में हो। इस प्रकार यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पढ़ चुके हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब उत्तल लेंस, वेरी वेरी मोस्ट कंडीशन, कि जब उत्तल लेंस में वस्तु प्रकाश केंद्र O व मुख्य फोकस F के मध्य, मुख्य फोकस जो है F के मध्य रखी हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है। यहाँ उत्तल लेंस की कंडीशन हम पढ़ चुके थे। उस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको उत्तल लेंस से बनने वाली 6 कंडीशन के बारे में बताया था कि वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी हुई है। तो ये नंबर 6 वाली कंडीशन है कि प्रकाश केंद्र O और मुख्य फोकस के मध्य अगर वस्तु रखी होती है तो इस समय वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, और प्रतिबिंब जो होता है वो अधिक आवर्धित प्रतिबिंब हमें यहाँ पर नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन वहां समझाई थी। तो आप लोग जो हैं एप्लीकेशन पर आइए और उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ है, किस प्रकार बनेगा, वो आप पढ़े वहां से दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन से। साबुन के पतले झाग में, साबुन का पतला झाग जो है वो चमकदार रंग का होता है, किसके कारण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण इस प्रकार की घटना हमें नजर आती है। उसके बाद जल के अंदर वायु के बुलबुले का व्यवहार किसके समान होता है, जल के अंदर वायु के बुलबुले का समान का जो व्यवहार होता है वो अवतल लेंस के समान होता है। जल के अंदर वायु के बुलबुले का जो व्यवहार होता है वह अवतल लेंस के समान ही होता है। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं आपसे कहूं कि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी लेंस की फोकस दूरी जो है वो, फोकस दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको लेंस की शक्ति के बारे में पूछ रहा है, लेंस की क्षमता के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि P बराबर 1/f होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो 100/20 करके हम जो है लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 डायप्टर आ जाएगी। कितनी क्षमता आ जाएगी, 5 डायप्टर आ जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे कि दर्पण के लिए प्रतिबिंब की, दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होगा। दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होगा। तो आप बता देंगे कि संबंध क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसका संबंध होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, लेंस के लिए, ये बात किसके लिए, दर्पण के लिए है। आपसे कहा गया कि किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध रहने वाला है, किसके लिए, लेंस के लिए। तो हम बता देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यहाँ पर संबंध रहने वाला है। इस प्रकार का जो कंटेंट है वो हमारे दिग्गज एकेडमी पर पढ़ाया जा रहा है।
तो आइए आप वहाँ पर और कोर्स में एनरोल कीजिए, और इस प्रकार की नॉलेज जो है वो वहाँ पर आपको दी जा रही हैं। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको। एक और क्वेश्चन पूछे, आपसे कहा गया कि लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या होगा। तो लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध है वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। और दूसरी बात है कि हमारे दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन पर जो है एलडीसी का बैच जो है वो कंटिन्यू है। आप लोग आइए और एलडीसी के बैच में एनरोल करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी एक नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।